Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School गनोडा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। और हमारे यहाँ पर हम अभी क्लास 12 केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स की क्लासेस चला रहे हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी हम कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसके अंदर हमने लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था उसके अंदर हमने बात करी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। उसके अंदर हमने बात करी थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टॉपिक का नाम है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान से देखेंगे, अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो वर्ड आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर केमिकल सॉलिड स्टेट जो हमने पढ़ा था उसके अंदर सुना था। तो सूडो का मतलब होता है जो एक्चुअल में जैसा है वैसा नहीं दिखेगा। जैसे कि हमने पढ़ा था सूडो सॉलिड में जो है सॉलिड लेकिन सॉलिड की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, उसे हम कहते हैं सूडो सॉलिड। तो इसी तरीके से यहाँ का है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसी दिखेगी नहीं लेकिन होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसे हम कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ध्यान से समझना, मैं पहले डेफिनेशन बता देता हूं। द रिएक्शन इन विच देयर आर टू मॉलिक्यूल्स in RDS but it is first order reaction, then it is called first order reaction। then it is called first order reaction। याद करिए मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको क्या समझाया था। आरडीएस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफाइन करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो मैंने क्या कहा, आरडीएस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा होना चाहिए था क्या, 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होना चाहिए था, 2। बट एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए इसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ऐसा होता क्यों है, अब मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा होता क्यों है, तो उसकी हम बात करेंगे। एक रिएक्शन में यहां पर लिख रहा हूं CH3 COO2H5 प्लस H2 हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट इसकी हम बात करेंगे। और आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट में एक बार यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। प्रोडक्ट आपके पास बनेगा एसीटेट, एसिटिक एसिड एंड C2H5OH। क्या बनेगा, एसिटिक एसिड एंड C2H5। एथिल एसीटेट का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एसिटिक एसिड और बन गया अल्कोहल। ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का एग्जांपल है। ये टॉपिक आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आप पीछे चाहे तो क्वेश्चन देख लेना बैक साइड एक्सरसाइज में। एक बार एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए इसको समझना ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका कारण होता है डिफरेंस बिटवीन कंसेंट्रेशन, ए लार्ज डिफरेंस। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि आपने वाटर की कंसेंट्रेशन ले ली बहुत ज्यादा, वाटर की कंसेंट्रेशन ले लिया आपने 10 मोलरिटी। कितना ले लिया, 10 मोलरिटी। और एथिल एसीटेट आपने ले लिया ओनली 0.1 मोलरिटी। कितना लिया, 0.1 मोलरिटी। कंडीशन बना देते हैं, ये कब की बात है, एट टाइम t=0। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तब ये दोनों कितना बनेगा, 0 0। ध्यान से समझना, ध्यान से समझोगे तो आपको आइडिया पता लग जाएगा। बात ये कह रहा हूं मैं कि आपने ले रखा है 10 मोलरिटी वाटर का कंसेंट्रेशन और इसका कंसेंट्रेशन ओनली एंड ओनली ले रखा है 0.1 मोलरिटी। तो अब मुझे ध्यान से ये बताइए कि यहां पर ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये किसकी कंसेंट्रेशन डिफाइन करेगी, इसकी कंसेंट्रेशन डिफाइन करेगी या वाटर की कंसेंट्रेशन डिफाइन करेगी। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट लिखिए कमेंट सेक्शन में किसकी कंसेंट्रेशन ये डिफाइन करेगी कि आपका ये प्रोडक्ट कितना बनेगा, इसकी कंसेंट्रेशन या इसकी कंसेंट्रेशन। सोचिए फटाफट। तो
क्लास 11th के अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट, और मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपके पास आपके घर में आधा लीटर दूध पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? आधा लीटर दूध। लेकिन आपके घर में शक्कर पड़ी हुई है 5 लीटर, सॉरी 5 केजी। कितना पड़ा हुआ है? 5 केजी। दूध है आधा लीटर, शक्कर पड़ी है 5 किलोग्राम, 5 किलो। मुझे ये बताइए चाय कितनी बनेगी? ये किसके आधार पर डिसाइड होगा? शक्कर आपके पास 5 किलो पड़ी है, तो क्या 5 किलो के हिसाब से चाय बना देंगे क्या? अब भले शक्कर 5 किलो है, लेकिन आपके पास दूध तो आधा लीटर ही है, तो चाय किसके हिसाब से बनेगी? जो कम वाला है उसके हिसाब से। मतलब ये कि यहां पर आपका प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिफाइन करेगा जिसकी कंसंट्रेशन कम है। कौन डिफाइन करेगा? जिसकी कंसंट्रेशन कम है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि एट टाइम t इज इक्वल टू टी, अब ये मानना है कि ये वाला प्रोडक्ट पूरा खत्म हो गया, मतलब ये बन गया आपका 0। कितना बन गया? 0। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां से ये कितना जाएगा, ये कितना बनेगा और ये कितना बनेगा, ये क्वेश्चन बताइए। तो उसके लिए आप इसकी स्टोइकियोमेट्री देखिए। इसका 1 मोलिक्यूल और इसका 1 मोलिक्यूल रिएक्शन करता है, तब इसका 1 और इसका 1 बनता है। तो इसका 0.1 गया तो इसका भी कितना जाएगा? सोचिए, इसका 1 गया तो इसका भी 1 जा रहा था, इसका 0.1 गया तो इसका भी 0.1 ही जाएगा। तो इसका 0.1 गया, ये तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन ये तो बचेगा आपके पास, और ये बचेगा आपके पास 8.9। कितना बचेगा? सॉरी, ये तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा, क्योंकि 0.1 जा रहा है, वो कितना जा रहा है? 9.9 जाएगा, बचेगा। कितना बचेगा? 9.9 बचा। अब दूसरा देखो, ये 1 जा रहे थे तो ये 1 बन रहे थे, तो ये 0.1, ये भी 0.1, तो ये बनेगा कितना? ये भी 0.1 बनेगा, ये भी 0.1 बनेगा। तो मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कितनी हुई, वो किस पर डिपेंड किया? सिर्फ इस पर। ये कितना है उससे कोई मतलब ही नहीं। ये आपके पास कितना है उससे कोई मतलब रहा क्या? नहीं रहा। मतलब ये कि आरडीएस में आपके पास मोलिक्यूल तो 2 है, लेकिन रिएक्शन डिपेंड कर रही है सिर्फ एक की कंसंट्रेशन के ऊपर। दिखने को तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन कंसंट्रेशन के हिसाब से देखें तो ये कौन सी बन गई आपकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी बन गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसलिए हम इसको कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आरडीएस के अंदर है 2 मोलिक्यूल, तो होना चाहिए था सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन ये डिपेंड करता है सिर्फ एक के ऊपर। और ये ऐसा कब होगा? तो जब 2 रिएक्टेंट स्पीसीज की कंसंट्रेशन में एक लार्ज डिफरेंस होगा, जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तब आपके पास ये ऐसा केस जो है वो क्रिएट होगा। तो ये बात होगी आपके पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी बात हो गई? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। अब हम किसकी बात करेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए अपन अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेट वी डील अबाउट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब सिंपल सी थिंक है, आपको एक रिएक्शन माननी है। ए चेंजेस टू बी एट टाइम t इज इक्वल टू 0, इसकी कंसंट्रेशन A0, इसकी 0। एट टाइम इज t इज इक्वल टू t पर इसकी कंसंट्रेशन AT, इसकी कंसंट्रेशन BT। ये पहले ही हमने देख रखा है। फिर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ के ऊपर आपको क्या पता पड़ेगी? तो डिफरेंशियल रेट लॉ के हिसाब से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ dA बाय dt। ये जितने भी स्टेप्स हम देख रहे हैं वो सब में कॉमन है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, nth ऑर्डर, सब में कॉमन है। अब आएगा अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर n। हमको पता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। R बिकम्स इक्वल टू k a की पावर 2, k a की पावर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ये भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनडायरेक्टली ये दोनों इक्वल होंगे।
तो अब आप लोग क्या करेंगे, तो यहां तक सबको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर, के ए का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इस इक्वेशन को आपको चलाना है आगे, इस इक्वेशन को आपको चलाना है आगे। तो कैसे होगा, आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ डी बाय, सॉरी इक्वेशन 3 है आपके पास। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, इस ए स्क्वायर को ले आओ, या इस ए स्क्वायर को कहां ले आओ, यहां, और इसको ले लो आप यहां, इसको ले लो कहां, यहां। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डी ए बाय, माइनस ऑफ डी ए बाय डी ए का स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू क्या, इक्वेशन नंबर 3। ये क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर डी टी, ए स्क्वायर डी टी, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन को खत्म करना है, तो बाय द इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 3 लिमिट लगा दो ए नॉट से ए टी माइनस ऑफ बी ए बाय ए स्क्वायर डी टी डॉट डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से टी के डी टी से डी टी कैंसल। यहां पर आपका एक फॉर्मूला लगता है इंटीग्रेशन का, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ये डी ए बाय ए स्क्वायर आ गया, किस फॉर्मेट में है ये, डी ए बाय ए स्क्वायर, इस फॉर्मेट में। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखना है। उससे पहले अपन क्या कर रहे हैं, आप इसको इस फॉर्मेट में बता दो, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन को खत्म करो, इस डिफरेंशिएशन से इस इंटीग्रेशन को खत्म करो। एक बार आप क्या करो, माइनस का साइन तो बाहर नहीं रखा है, ए नॉट ए टी डी ए अपॉन ए स्क्वायर डी टी कैंसिल हो गया, कांस्टेंट को ले लो बाहर, टी डी टी। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को खोलना है, तो ये फॉर्मूला लगाना है डी एक्स बाय एक्स की पावर एन। तो इसको खोल के आप लिख सकते हो एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस एन प्लस 1। इस तरीके से जब भी इस फॉर्मेट में आपको कोई दिखेगा एक्स की पावर एन में, तो कैसे लिखोगे उसको, एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस एन प्लस 1। डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो आपका क्या बचेगा, यहां पर ध्यान से देखना, इसको खोल दो तो यह आ जाएगा ए की पावर माइनस 2 प्लस 1, एन की वैल्यू क्या है -2 डिवाइड बाय -2 प्लस 1। इस पूरे को ले लो ब्रैकेट में, लिमिट क्या लग जाएगी, ए नॉट से ए टी, बाहर साइन क्या लगा है, माइनस का। क्या डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन खत्म, टी 0 से। अब देखो -2 प्लस 1 आएगा आंसर -1, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ए की पावर -2 प्लस 1, तो ए की पावर हो जाएगी क्या, ए की पावर हो जाएगी ए इनवर्स ए नॉट से लेकर ए टी इज इक्वल टू के टी माइनस 0। तो आपके पास यहां तक तो क्लियर हो गया। देखो वापस बता देता हूं मैं, इसको आपने ले लिया था, यहां दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया, एक्स की पावर एन फॉर्मेट में इंटीग्रेशन था, उसको आपने खोल दिया, यहां पर क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का कभी होता नहीं है, कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म, अंदर बचा टी, एक बार टी की वैल्यू रखो टी, एक बार टी की वैल्यू रखो 0। अब आपको आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है। तो यहां पर आपके पास बचा हुआ है ए इनवर्स ए नॉट से ए टी
इज इक्वल टू KT इज इक्वल टू। नाउ अब एक बार ए की वैल्यू आपको रखनी है AT, एक बार ए की वैल्यू रखनी है A0, तो क्या आ जाएगा AT माइनस A0 पावर -1 इज इक्वल टू KT इज इक्वल टू K becomes equal to AT minus A0 power -1 divided by T. This is the rate constant for second order reaction. ये आपके पास रेट कॉन्स्टेंट आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ध्यान रहे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उलझे नहीं, ज्यादा इसके पीछे पागल नहीं होना है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन खाली अपने फैम में आ रहा था इसलिए हमने कर दिया। अब इसी तरीके से आप nth ऑर्डर रिएक्शन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? nth ऑर्डर। कुछ नहीं करना है, यही फॉर्मूला लगेगा dx बाय x की पावर n, तो वहां खाली n चलेगा और उससे आपको nth ऑर्डर रिएक्शन मिल जाएगी। तो nth ऑर्डर रिएक्शन आपको निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोलाइजन थ्योरी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी, सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कोलाइजन थ्योरी, आर्हेनियस कंसेप्ट, वो कुछ बचा हुआ है। कोलाइजन थ्योरी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है, ध्यान से समझना है। अब कोलाइजन थ्योरी क्या है, तो ये हमको ये बताती है कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए क्या क्या नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि रिएक्शन हो, कोई रिएक्टेंट ए है वो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए कौन कौन से ऐसे नेसेसरी फैक्टर्स हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे, वन बाय वन हम उनकी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब रिएक्शन के अंदर आपने जो ले रखा है, हो सकता है आपने एटॉम्स ले रखे हो सकता है आपने मॉलिक्यूल्स ले रखे हो, या आपने ले रखे हो आयंस। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपने रिएक्शन में ले रखे हैं, उनका ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी कोलाइड विथ ईच अदर टू प्रोसीड द केमिकल रिएक्शन। आप चाह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो, तो जो भी आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले रखा है उनका आपस में कोलाइड होना जरूरी है, टकराना जरूरी है। कोलाइड का मतलब होता है टकराना। जैसे ही आप चाहते हैं कि रिएक्शन हो तो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएं, ये कंपलसरी है। बिना कोलिजन के प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात आई समझ में कि जब तक कोलिजन नहीं होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा ये कहा है कि आखिर कोलिजन क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ कोलिजन, कोलिजन की क्या आवश्यकता है, तो वो समझना। द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं कि आपने कोई रिएक्शन ले रखी जिसमें ए की रिएक्शन करा रखी है बी के साथ, तो इस रिएक्शन में आपके पास बना AB। तो ये ए के मॉलिक्यूल्स और बी के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराना जरूरी है। इसलिए टकराने के लिए जरूरी है क्योंकि इनके बीच के जो पुराने बॉन्ड है वो टूट जाए और ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बन जाए। ये प्रोसेस होती है ड्यूरिंग कोलिजन। कोई पूछे कि कोलिजन क्यों जरूरी है, तो कोलिजन के दौरान ये काम होता है, द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन के दौरान ये काम होता है, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। फिर अगला है इट इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका कोलिजन थ्योरी का कंसेप्ट काम करता है। क्लास 11 के अंदर एक चैप्टर था, 5th चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मतलब ये कि जैसे ही गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम टेम्परेचर हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, रेंडमली मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही चीज यहां पर भी होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सीधी सी बात है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक रूम के अंदर 10 लोग खड़े हैं और दे आर स्टेशनरी मोशन, वो रुके हुए दौड़ नहीं रहे, तो क्या उनके टकराने के चांसेस हैं? नहीं। अब अपन सडनली यूं कह दें कि रूम में कहीं पर बिच्छू है या सांप है, क्या हुआ, सब लोग भागना स्टार्ट करेंगे और जैसे ही वो लोग भागना स्टार्ट करेंगे तो कोलिजन सडनली होना संभव है, फिर टकराना स्टार्ट होगा। तो मतलब ये कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी का आना जरूरी है फॉर कोलिजन, जैसे वहां पर हम बात कर रहे थे गैसेस के अंदर। अगला ये बात है कि जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये एक मॉलिक्यूल आया ए का, ये एक मॉलिक्यूल आया बी का, वो टकराए और प्रोडक्ट बन गया, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये कि मान लो किसी रिएक्शन के अंदर 100 कोलिजन्स हो रहे हैं, कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, 100,
तो सारे कोलेजन्स प्रोडक्ट बनाए ऐसा जरूरी नहीं है, वो चीज समझना। ओनली सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कोलेजन्स आर इफेक्टिव। कोलेजन तो 100 हो रहे हैं, लेकिन उसमें से इफेक्टिव कोलेजन्स का नंबर होगा ओनली 20। कितना होगा? 20। इस बात को ध्यान से समझना। कोलेजन सारे हो रहे हैं, लेकिन सारे कोलेजन प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। जो कोलेजन्स प्रोडक्ट बनाने की कैपेसिटी रखते हैं उनको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलेजन्स। और इफेक्टिव कोलेजन्स कुछ ही होंगे, सारे नहीं होंगे। और अगला पॉइंट है, फॉर इफेक्टिव कोलेजन्स मॉलिक्यूल्स शुड पोजेस। हम अब आप क्या चाहोगे कि फटाफट प्रोडक्ट बने। फटाफट प्रोडक्ट बनने के लिए इफेक्टिव कोलेजन चाहिए। तो इफेक्टिव कोलेजन कब होगा? तो पहला क्या कहा है? शुड पोजेस सफिशिएंट एनर्जी। एक एनर्जी की डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो उतनी एनर्जी मिनिमम उस कोलेजन में हो कि वो प्रोडक्ट बना दे। पहला सफिशिएंट एनर्जी, एज वेल एज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। मतलब कोलेजन तो हो रहा है, लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगा तब तक लाख वो टकराते रहे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जब एक प्रॉपर डायरेक्शन में, और ये ओरिएंटेशन और एनर्जी बैरियर दोनों की अपन बात करेंगे आगे, तो उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पॉइंट को आगे और क्लियर अपन करेंगे। तो ये 5-6 पॉइंट की हमने 5 पॉइंट की बात करी। कोलेजन होना जरूरी है, कोलेजन से बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, काइनेटिक थ्योरी पर डिपेंड करता है। कुछ ही इफेक्टिव कोलेजन होंगे, और इफेक्टिव कोलेजन होने के लिए एनर्जी और प्रॉपर डायरेक्शन में होना जरूरी है। अब आगे कुछ और पॉइंट से उनकी बात करेंगे। अब हमने यहाँ पर 2 चीजें बात करी थी, इफेक्टिव कोलेजन और एक आया है कोलेजन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड तो आप पहले पढ़ चुके हो नंबर ऑफ वेव्स वाले में। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का नंबर से ही मतलब है। तो यहाँ कोलेजन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इट इज द नंबर ऑफ कोलेजन। वहां पर नंबर ऑफ वेव की बात कर रहे थे, यहाँ पर बात करोगे नंबर ऑफ कोलेजन। इट इज द नंबर ऑफ कोलेजन्स पर यूनिट वॉल्यूम और पर एरिया पर सेकेंड। कोलेजन कितने एरिया में हो रहा है? 1 सेकेंड में। जैसे ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, 1 सेकेंड में कितना एरिया कोलिड कर रहा है, या अपन कहते हैं कोलेजन पर यूनिट वॉल्यूम। उसको हम कहते हैं कोलेजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब अगर आपको कोई पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन और कोलेजन फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है, तो हमने अभी बताया कि जितने इफेक्टिव कोलेजन्स होंगे, जितने ज्यादा कोलेजन्स उतने प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो भाई कोलेजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिलेशन आया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, वेयर Z इज इक्वल टू कोलेजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है आपके पास इफेक्टिव कोलेजन। तो मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर नंबर ऑफ कोलेजन 100 है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे कोलेजन प्रोडक्ट बनाए। कुछ ही फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन मतलब ये कि मान लो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कोलेजन्स को, तो फिर मैंने यूं कर दिया कि ये जो शेडेड पार्ट है, वो शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलेजन। तो ये क्या हो गया? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलेजन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। और मतलब क्या होता है इफेक्टिव कोलेजन का? द कोलेजन्स विच आर एक्चुअली कैपेबल। मतलब आपके 100 कोलेजन हो रहे हैं, लेकिन सारे के सारे प्रोडक्ट नहीं बना रहे, विच आर एक्चुअली कैपेबल टू कन्वर्ट द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। लेकिन उसमें से 20 कोलेजन ऐसे हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, तो उन 20 कोलेजन्स को हम कहेंगे इफेक्टिव कोलेजन्स। क्या कहेंगे? इफेक्टिव कोलेजन्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलेजन्स। इट इज रिप्रेजेंटेड एज F। F का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलेजन। तो देखो यहाँ पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, जिसका मतलब कोलेजन फ्रीक्वेंसी। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, इफेक्टिव कोलेजन। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये बन जाएगा रेट इज इक्वल टू Z इंटू F। मतलब किसी भी रिएक्शन की जो रेट है कि रिएक्शन की कितनी तेज होगी, वो डिपेंड करेगा कोलेजन फ्रीक्वेंसी और इफेक्टिव कोलेजन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एनर्जी मतलब रिएक्शन बैरियर की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन बैरियर। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बैरियर्स इन अ केमिकल रिएक्शन। इसकी बात, 2 तरीके के बैरियर्स की बात करनी है। पहला बैरियर आपका है एनर्जी बैरियर, और सेकंड आपके पास है, फर्स्ट एनर्जी बैरियर है और सेकंड आपके पास बैरियर जो आएगा वो है एनर्जी के अंदर 2 बात करनी है आपको। जैसे कि 2 एनर्जी की डेफिनेशन आएंगी आपकी, आएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी।
और दूसरा आपके पास आएगा ओरिएंटेशन बैरियर। दूसरा कौन सा आएगा? ओरिएंटेशन बैरियर। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था कोलाइजन थ्योरी। टॉपिक क्या चल रहा था? कोलाइजन थ्योरी। तो कोलाइजन थ्योरी में मैंने आपको क्या बात बताई थी कि किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए कोलोइड होना जरूरी है। दे मस्ट बी कोलोइड, उनका कोलेजन होना जरूरी है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि रिएक्शन के अंदर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए लेकिन 50 मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट बना पाए, तो उसका कारण क्या? तो बीच में दो तरीके के बैरियर आ जाते हैं। एक तो है एनर्जी बैरियर और दूसरा है ओरिएंटेशन बैरियर। पहली बात करेंगे अपन एनर्जी बैरियर की। फर्स्ट अपन बात करेंगे एनर्जी बैरियर। देखो नेक्स्ट एक ग्राफ में यहां बना रहा हूं। यहां पर अपन बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर बता रहे हैं रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या बता रहे हैं? रिएक्शन प्रोग्रेस। तो यहां पर क्या होता है कि आपके पास कोई रिएक्शन है, ए चेंजेस टू बी। तो एट इनिशियल टाइम तो ए के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी पहले से होगी। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये रही ए की इनिशियल एनर्जी, यह है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये क्या है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ER। अब इन रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, तो उनको एक मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? इट कंटेन्स अ मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। मतलब कि रिएक्टेंट की एनर्जी यहां है, उनको इतनी एनर्जी और चाहिए जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। और इस एनर्जी से होगा क्या? ये एनर्जी क्या कहलाती है? तो अब यहां पर रिएक्टेंट आती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मतलब क्या कि ये वो एनर्जी टॉप है जहां पर बॉन्ड टूट जाते हैं। क्या होता है? बॉन्ड टूट जाते हैं। तो मतलब क्या कि एनर्जी आप दे रहे हैं, बॉन्ड नहीं टूट रहा है, दे रहे हैं, जिस पॉइंट पर आने के बाद बॉन्ड टूट जाता है वो पिक जो है वो कहलाएगी, आप ये जो एनर्जी है वो आपकी कहलाएगी थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या कहलाएगी? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में आई हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशहोल्ड एनर्जी दोनों की डेफिनेशन। तो थ्रेशहोल्ड एनर्जी की कई सारी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पहला तो लिख सकते हो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। दूसरा आप बता सकते हो इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट्स फॉर ब्रेकिंग देयर बॉन्ड्स इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। उसे भी आप थ्रेशहोल्ड एनर्जी कह सकते हो। तो रिएक्टेंट यहाँ है, उनको यहाँ तक पहुंचना है। रिएक्टेंट अभी कहाँ है? यहाँ तक, उनको यहाँ तक पहुंचना है। तो यहाँ से जितनी एनर्जी कम पड़ रही है वो आप दे रहे हो, इस एनर्जी को आप कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहोगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी याद रखना। जैसे कि आप रिएक्शन को क्या कर रहे हो? एक्टिवेट करना चाह रहे हो। रिएक्शन को क्या करना चाह रहे हो? एक्टिवेट। तो रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो एनर्जी कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे आप एनर्जी दे रहे हो रिएक्शन प्रोग्रेस में हो रही है और आगे जाने के बाद ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। तो ये जो एनर्जी कहले यहां से यहां तक की जो एनर्जी है वो कहलाएगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या कहलाएगा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ध्यान से समझना, इसी के बेस से ये पता पड़ता है कि रिएक्शन जो है वो कैसी है। फॉरवर्ड रिएक्शन में होगी, बैकवर्ड रिएक्शन में होगी, या रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी, कैसी रिएक्शन है। अब मान लो कोई रिएक्शन जिसके एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हो, इतनी मतलब ये कि कम एनर्जी देते ही वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए। मान लो ये यहीं पर रुक जाता है इस तरीके से, यूं, तो ये आपके पास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स होता। इसको वापस रिएक्टेंट में जाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी, तो ये आसानी से वापस रिवर्स जा सकती है। तो ऐसे केसेस में जब कब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, इस केस में आपकी रिएक्शन कैसी होगी? रिवर्सिबल। कैसी होगी? रिवर्सिबल। और अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो रिएक्शन कैसी होगी? इरिवर्सिबल। ये बात याद रखनी है। तो ये कंडीशन आपको इस ग्राफ से पता पड़ी। तो दो तो डेफिनेशन। एनर्जी बैरियर का मतलब अब समझना खास ये कि आप चाह रहे हो कि रिएक्शन हो जाए। हम क्या चाह रहे हैं? कि रिएक्शन हो जाए, लेकिन रिएक्शन कैसे हो? यहां पर तो बैरियर आ गया, एनर्जी। मतलब आप कोलाइजन तो हो रहा है, लेकिन कोलाइजन के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि रिएक्टेंट्स अपने बॉन्ड तोड़ दे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो एनर्जी बैरियर का मतलब इट मस्ट कंटेन्स अ मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग देयर ओल्ड बॉन्ड्स इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। तो ये पहला बैरियर था आपका एनर्जी बैरियर।
अब हम बात करेंगे सेकेंड बैरियर की, जिसका नाम है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन से। ओरिएंटेशन का रिलेशन किससे है? तो ओरिएंटेशन का रिलेशन दे रखा है यहां पर डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल ये कि आप बार बार कोलोइड कर रहे हैं, सेकेंड बात कर रहा हूं मैं ओरिएंटेशन, ये मस्ट नेसेसरी है समझना। ओरिएंटेशन बैरियर, ओरिएंटेशन बैरियर आपके ऑर्गेनिक में भी आएगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन। आप टकरा रहे हैं, कोलिजन बार बार हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, लेकिन एक जब प्रॉपर डायरेक्शन में जब तक कोलिजन नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझना कि यहां पर अपन ले रहे हैं CH3 COH CH3 CH3। मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ध्यान से देखें, ये मैंने लिया है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्कोहल। क्या लिया मैंने? 3 डिग्री एल्कोहल ले रखा है। क्लियर? क्या ले रखा है? 3 डिग्री एल्कोहल। या मान लो एल्किल हैलाइड ले लो, आप यहां पर क्या ले लो? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो यहां मैंने ले लिया Br। अब यहां पर दूसरा मोलिक्यूल आपके पास जो आ रहा है वो है OH-। कौन सा आ रहा है? मान लो कि आपको इन दोनों के बीच में होना चाहिए कोलिजन। क्या होना चाहिए? कोलिजन। तो यहां पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये तो ऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ेंगे अपन, लेकिन अभी जनरल बात देखो। मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये इसी तरीके से कोलोइड कर रहे हैं, तो खुद कॉमन सेंस लगाओ और मुझे ये बताओ क्या ये प्रोडक्ट बना पाएंगे? ये OH- है, यहां से Br- है, तो वो तो टकराएंगे ही नहीं, दूर फेंक देंगे। तो जितनी बार ये इस तरीके से मिलेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा? आप ये कह रहे हैं कि सर कोलेजन तो हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? ओरिएंटेशन बनिए। बट इट मीन्स मॉलिक्यूल मस्ट बी कोलोइड इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। मतलब ये कि ये OH- यहां से जाकर कोलोइड करना चाहिए, यहां से जाकर अटैक करना चाहिए, तब आपके पास जाकर क्या बन जाएगा? OH CH3 और CH3। आपके पास ये था और ये बन जाएगा नया प्रोडक्ट ड्यू टू प्रॉपर कोलिजन। प्रॉपर ओरिएंटेशन में जब ये कोलोइड करेगा तब ये बन जाएगा। तो ये बात करी थी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन द रिएक्शन ऑफ इन द प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए 2 तरीके के बैरियर्स होते हैं, एक तो प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर डायरेक्शन में कोलोइड करने चाहिए। ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था कोलिजन थ्योरी, वो पूरा हुआ। अब अपन को बात करनी है डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर की, तो आगे हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है अपना डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है? तो उसके लिए यहां पर आपको एक ग्राफ बनाना है। ठीक, ग्राफ किस किस के बीच में बनाना है? तो ग्राफ आपको बनाना है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और एनर्जी के बीच में पहला आपको टेम्परेचर रखना है T1। क्या रखना है? T1। फिर जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे T1 में 10 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देना है। एग्जाम्पल के लिए कि आपने मान लो T1 ले रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, तो T2 आपको लेना है, T2 लेना है आपको 60 डिग्री सेल्सियस। कितना लेना है? तो हुआ क्या, ध्यान से देखना, ये जो फ्रैक्शन है, ये जो ग्राफ है, मतलब ये जो कर्व है, वो ये बता रहा है दिस कंटेन नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो इफेक्टिव कोलिजन्स का एरिया बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया इफेक्टिव कोलिजन्स का एरिया बढ़ा, और इफेक्टिव कोलिजन्स का एरिया बढ़ा तो थ्रेशोल्ड एनर्जी पर इफेक्ट होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी पर इफेक्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट होगा। मतलब हुआ क्या? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी। तो खाली ये इतना सीधा बुक में लैंग्वेज प्रॉपर दे रखी है, बुक से आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा कि आपने एक बार टेम्परेचर 50 डिग्री ले लिखा है, फिर 60 डिग्री, तो इसका फ्रैक्शन ऑफ एरिया बढ़ जाता है। लेकिन हमारे जो काम की बात है वो ध्यान से समझना। एज अ रिजल्ट, ये सारी चीज देखने के बाद रिजल्ट में एक बात ये आती है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, जितनी बार आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी डबल, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर
causes रेट ऑफ रिएक्शन डबल्ड। आपने 10 डिग्री बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट डबल हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय 2n फॉर्मूला। ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन किस फॉर्मूले से दी जाती है? 2n से, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। 10 डिग्री कितनी बार बढ़ाया? अगर आपने 5 बार बढ़ाया तो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाएगी? 2 की पावर 5। अगर आपने 10 ऐसा 3 टाइम बढ़ाया तो ये कितनी बढ़ जाएगी? 8 गुना, 2 की पावर 3। इस तरीके से आप रेट ऑफ, ये जनरल कंपटीशन एग्जाम में आता है कि इफ अ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 50 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा? इट इज ट्रिपल टू इट्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज ट्रिपल टू इट्स डबल टू इनिशियल रिएक्शन, इट इज 6 टाइम मोर टू इनिशियल रिएक्शन। इस तरीके से ऑप्शन होते हैं। कंपटीशन एग्जाम में जनरली ऐसे क्वेश्चन अराइज करते हैं, बाकी अपने यहाँ पर जनरल ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। आरबीएससी में ज्यादा लोड इसलिए नहीं। इसको टेक्स्ट बुक से एक बार जरूर पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ना जरूरी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करिए अपन ने, इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करिए। अब लास्ट इस चैप्टर का अंतिम और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है आर्हेनियस इक्वेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। अब हम बात करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। नेक्स्ट आर्हेनियस इक्वेशन, नेक्स्ट टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, तो आर्हेनियस ने ज्यादा कुछ नहीं किया था, एक रिलेशन सेट किया है और वो रिलेशन उससे दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में। किस किस के बीच में दिया है? आर्हेनियस इक्वेशन, रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। आर्हेनियस इक्वेशन ध्यान से देखना, उसने कह रखा था क्या? K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। उसने रिलेशन दिया था रेट कांस्टेंट, एक्टिवेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर। ये प्री डिफाइंड रिलेशन है, ऐसा सोचना नहीं है आया कहां से, वो उन्होंने पूरा देखकर और एक स्टेटमेंट दिया था, एक रिलेशन उसने सेटअप किया था। वो रिलेशन हमें सीधा पढ़ना है, K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई अपन आर टी, वेयर K इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? रेट कांस्टेंट, A इज इक्वल टू आर्हेनियस कांस्टेंट माइनस ई ए या ई ए इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, R इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट और T इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये सब बात होगी। आर्हेनियस की इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। आगे ये बढ़ाना है कि इसको आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझना थोड़ा, फिर हम इसकी बात करेंगे। इसको आपको मान लेना है K इज इक्वल टू A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 1। बाय टेकिंग log on both sides of equation first, कॉमन लॉग लेना है, नेचुरल लॉग ऑफ K ln A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस n, लॉग ऑफ K लॉग ऑफ A प्लस लॉग ऑफ e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। क्लियर? अब देखो, लॉग ऑफ K लॉग ऑफ A और ये m की पावर n, तो ये चला जाएगा आगे, तो आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी और लॉग ऑफ e। और याद रखें नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है? e, माइनस ई ए अपॉन आर टी। ln का मतलब होता है बेस e है इसका, और आपको ये पता होना चाहिए log ऑफ x और x, ये जब हो जाए तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1। मैथ्स में आप लोगों को पता होना चाहिए, जब बेस सेम हो और ये सेम हो, मतलब क्या कि log 10 की वैल्यू अपन बोलते हैं ना 1, क्यों होती है log 10 की वैल्यू 1? ये बेस 10 और ये 10 इसलिए हो जाती है वैल्यू 1। तो यहां पर ये बेस और ये सेम हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो आपके पास बचा क्या? ln ऑफ K इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस ई ए बाय आर टी, ये बचा। अब हमको ये पता है log बेस e इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10,
इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ गया आपके पास 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए बाय आर टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये आई। अब इसको एक प्रॉपर इक्वेशन में डालने के लिए आप इनको क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। जैसे कि 2.303 बाय log k डिवाइड बाय 2.303 कैंसिल, 2.303 बाय log a बाय 2.303 कैंसिल, माइनस ई ए अपन 2.303 आर टी। तो आपके पास लास्ट इक्वेशन क्या आ गई, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आपके आर्हेनियस इक्वेशन की फाइनल इक्वेशन। अब आपको यहाँ कुछ कंडीशंस माननी है, एक बार वापस देख लेना। ये इक्वेशन आई थी, दोनों तरफ log ले लिया, नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग, जिसमें बेस ई होता है, बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। बेस और वैल्यू सेम हो तो वैल्यू 1 हो जाती है। रख कर हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन है। अब हमें इस इक्वेशन को बढ़ाना है आगे। यहाँ पर कुछ कंडीशंस माननी है, उन कंडीशंस को लेकर अब आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अब हम दो अलग अलग टेम्परेचर पर कंडीशन माने। पहला ले दे फॉर टेम्परेचर T1 एंड T2। तो पहला आपके पास इक्वेशन क्या था, log K1 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। अब ये log A क्यों है, क्योंकि ये आर्हेनियस कांस्टेंट है और कांस्टेंट वैल्यू के अंदर आपके दोनों कंडीशन में ये A ही रहेगा। टेम्परेचर T1 हो गया, ये K1 K2 चेंज हो जाएगा अलग अलग टेम्परेचर पर। ये log K2 log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1 log K2 माइनस log K1। तो क्या आ जाएगा, log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T2 माइनस log ऑफ A माइनस और माइनस प्लस ई ए अपॉन 2.303 आर T1। log A से log A हट गया। अब आपके पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो log M माइनस log N, तो log M बाय N, तो log K2 बाय K1 इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ कॉमन आ रहा है ई ए अपॉन 2.303 आर कॉमन आ गया। ये अंदर क्या आएगा, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 log K2 बाय K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर, एलसीएम आ गया T1 T2 T2 माइनस T1। ये अगर दो अलग अलग टेम्परेचर की बात है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है न्यूमेरिकल में है, ये इक्वेशन आपको काम में लेनी है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी आर्हेनियस इक्वेशन। तो ये बात होगी अपने आर्हेनियस इक्वेशन की। तो देख ले इसको वापस एक बार घर पर अच्छे से ट्राई करें, टेक्स्ट बुक के अंदर जो जो मटेरियल दे रखा है उसको पढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पर कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट है, तो वापस देखना, अपन ने ग्राफ बनाया था, यहाँ पर ली थी हमने एनर्जी, यहाँ पर हमने ली थी रिएक्शन प्रोग्रेशन, यहाँ पर ली थी क्या, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। इस एनर्जी को क्या नाम दिया था अपन ने, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो क्या है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। इस पूरी एनर्जी को क्या कहा था, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो मान लो किसी रिएक्शन के अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है, बहुत स्लो या नहीं हो पा रही है, तो आपको उसके अंदर डाल देना है कैटालिस्ट।
कैटालिस्ट ले लिया तो कैटालिस्ट क्या करेगा, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। मतलब पहले जिसको प्रोडक्ट बनाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी वही अब इतनी एनर्जी में प्रोडक्ट बना देगा। तो हुई ना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट। तो अगर कोई पूछे कैटालिस्ट क्या करता है, तो कैटालिस्ट थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देता है। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर बात आ रही है एक्टिवेशन एनर्जी की। क्या आ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो किसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन। रिएक्शन को प्रोग्रेस करने के लिए या रिएक्टेंट्स को मॉलिक्यूल्स में बदलने के लिए जितनी एनर्जी हम एक्स्ट्रा देते हैं वो क्या कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये टोटल एनर्जी क्या कहला रही है, टोटल एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस, ये पूरी थ्रेशोल्ड हो गई, इतनी पहले से है और किसकी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, एनर्जी ऑफ। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा कैसे निकाली जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये आपका फोर्थ चैप्टर का लास्ट टॉपिक था जो पूरा हुआ। इसी के साथ आपका एक और चैप्टर, सिक्स्थ चैप्टर, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग छठा, और ऐसे आपके बुक का फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स हो गया कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारे कौन कौन से चैप्टर हमने देख लिए, एक हमने पढ़ लिया सॉलिड स्टेट, फिर हमने पढ़ा सॉल्यूशन, ये है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, एक हमने पढ़ लिया सरफेस केमिस्ट्री, एक हमने पढ़ लिया डीएन एफ ब्लॉक, और एक हमने पढ़ लिया बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स थोड़ा बाकी है, घबराए नहीं, बाकी है, वो सिलेबस के बाद अपन करेंगे जरूर। लेकिन इस तरीके से अपन ने 6 चैप्टर पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, डीएन एफ ब्लॉक एंड बायोमोलिक्यूल्स। आपके पास स्टडी मटेरियल सफिशिएंट अवेलेबल हो चुका है। ध्यान रहे, भ्रमित ना हो, एग्जाम हो नहीं हो, कैसे होंगे, कब होगा, आपका काम है पढ़ना। जितना मटेरियल आपके पास आ चुका है उतना यूज करते हुए पढ़ते जाएं, तैयारी करते रहें, और वेट नहीं करें कि सिलेबस कब आएगा, स्कूलें कब खुलेंगी, बोर्ड एग्जाम कब होगा या नहीं होगा, वो सारी क्वेरी छोड़ें, पढ़ते रहें। कमेंट सेशन में अपना नाम लिखते रहें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, मुझे मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें उसके बारे में अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ये चैप्टर स्टार्ट करिए, तो हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा स्टार्ट करेंगे मैं जल्दी आपको इन्फॉर्म करूंगा कि हम नेक्स्ट ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉसिबिलिटीज़ 2 हैं, या तो अपन ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ऑर्गेनिक स्कूल में स्टार्ट करें जब ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ें, ताकि किसी का नुकसान नहीं हो। अभी कई सारे बच्चे देख पा रहे हैं, कईयों को लिंक नहीं जा रही है तो दिक्कत आ रही है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक अपन ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ें, और इसी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ कि हम अगले लेक्चर जो है वो 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को स्टार्ट करें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। जल्दी मिलेंगे हमारे नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ये सारे वीडियोस जो देखने बाकी हो वो देख लें अच्छे से। कोई क्वेरी हो तो मुझे भेज सकते हैं। इनके न्यूमेरिकल, एक और चीज़, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल मैं आपको लाइव कराऊंगा, फिर सुनेंगे सभी। इन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल मैं आप सभी को लाइव कराऊंगा। इसका यूज़र आईडी, पासवर्ड, या कौन से ऐप पर होगा, कितनी बजे होगा, कैसे होगा, सारी इन्फॉर्मेशन जल्द ही आपको मिल जाएगी। इनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जल्दी मिलेंगे।